वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2024 के लिए डीआई के एक महत्वपूर्ण सेशन का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए और साथ ही साथ जितने भी प्रकार के एग्जाम में डीआई देखने के लिए मिलते हैं सबके लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं GYANSIR ज्ञान सर, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जितनी भी फीस होगी उसका आधा फीस लगेगा। यह ऑफर सिर्फ 31 मई तक है, तो 31 मई से पहले आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, टीम के पेड कोर्सेज में आपको ट्रिपल एससी पीटी के लिए कई टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त RO री एग्जाम के प्री और मेंस की बैचेस मिल जाएंगी। यूपी पीसीएस 2024 और 25 की बैचेस आपको मिल जाएगी। BEO की बैच मिल जाएगी। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। पहले DI मतलब आंकड़ा निर्वचन, जिसको कि डाटा इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। तो यह बात करते हैं ना, ये DI होता क्या है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए DI क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक हेडिंग लिखा गया आंकड़ा। आंकड़े की बात करें, आंकड़ा क्या होता है? आंकड़ा होते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। जो आपके पास इंफॉर्मेशन होता है उसी का एक पूरा सेट होता है, उसी को हम लोग आंकड़ा कहते हैं। ठीक, जैसे इमेजिन करिए एक क्लास था, एक क्लास में टेस्ट चला, है ना। उस टेस्ट में 10 बच्चे ऐसे रहे, है ना, जिनका नंबर 20 से नीचे था। ठीक, मान लीजिए 25 बच्चे ऐसे हो गए जिनका नंबर 30 से नीचे था, है ना। इसके बाद 45 बच्चे ऐसा हो गए जिनका नंबर 40 से नीचे था, है ना। तो एक तरीके से देखिए, अब मान के चले ऐसे 45 बच्चों के आंकड़े को रिप्रेजेंट करने, तो आप एक एक लिखेंगे तो 45 काफी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब, या फिर आप एक एक भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें कुल मिला जुला करके आपको एक चार्ट दिया जाएगा जिसमें आंकड़ा रहेगा, कोई इंफॉर्मेशन रहेगा, कोई सूचना रहेगी। तो डेटा का मतलब होता है किसी भी प्रकार के सूचनाओं को एक जगह कलेक्ट कर देना, उसी को डेटा कहते हैं। ठीक, तो डेटा आपका क्लियर हो चुका है। एक विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी उसको डेटा कहेंगे। अब बात करते हैं आंकड़ा निर्वचन क्या होता है। अगर आपको डेटा क्लियर हो गया तो अब डेटा के बाद बात करते हैं आंकड़ा निर्वचन क्या होता है। देखिए, आंकड़ा निर्वचन का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा आपके पास है ना, उन डेटा को एनालिसिस करिएगा और डेटा के आधार पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जैसे देखिए, मान के चलिए आपके सामने एक डेटा दे दिया गया, है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ, मैंने लिखा ABC। ठीक, यहाँ पे A को मैंने 10 दे दिया, B का मान है 15 और C का मान है 8। ठीक, अब मैंने पूछा है A/B क्या होगा। अब देखिए A/B क्या है, यहाँ पे आप इस डेटा को देखेंगे, A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 15, आप कैंसिल करके 2/3 बोलेंगे। ठीक, मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम है। ठीक है, कोई भी चीज आ सकता है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो डेटा है, इस डेटा को एनालाइज करिएगा और इसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना, ये DI कहलाता है, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। चलिए, अब आपको समझ में आ चुका होगा DI क्या है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे लिखा है हाउ टू मास्टर DI को कैसे मास्टर करना है। देखो, DI को मास्टर अगर करना है ना, तो कुछ चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके बिना ना आप DI के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि इन सब चीजों पर ध्यान दिए बिना हम DI में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। देखिए, DI जो है ना, DI का एक बेसिक सा मतलब है आपके कैलकुलेशन को टेस्ट करता है। DI में ना मुख्यतः आपके ये कैलकुलेशन का टेस्ट है। कैलकुलेशन, आपके समझ, इन सब चीज़ों का टेस्ट होता है कि आप किसी भी आंकड़ा को कितना जल्दी समझ पाते हैं, आप उससे जुड़े आंकड़ाओं को कैलकुलेट कैसे कर पाते हैं। DI पूरा का पूरा यही है। तो DI में एनालिसिस करने के लिए आपका थोड़ा सा देखिए माइंड बढ़िया चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आपको ना कुछ चीज़ें याद करके रखना है। देखिए, अगर हम लोग टेबल की बात करें, है ना, टेबल की बात करें तो कम से कम आप कोशिश कीजिएगा 2 to 30, है ना, 30 तक के टेबल्स आपको जरूर याद होने चाहिए। इतना टेबल्स आपको याद करके रखना है। ठीक, इसके बाद स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर, देखिए स्क्वायर कम से कम आपको 40 तक के स्क्वायर याद करके रखना है। क्यूब की बात करेंगे, कम से कम 25 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। इसके बाद परसेंटेज, फ्रैक्शन, वैल्यू,
परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो ये 1/1 से लेकर के 1/20 है ना, इतना तक आपको क्लियर होना चाहिए परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। इसके बाद आपका कैलकुलेशन, जोड़ घटाना, गुणा भाग, है ना, दशमलव की समझ, ठीक है, ये सब चीज़ बढ़िया होना चाहिए। इन सब के अलावा देखिए आपको एवरेज परसेंटेज के बाद थोड़ा सा रेशियो का गेम है ना, ये सब चीज, इन सब चीज़ों का बेसिक समझ होना चाहिए। देखिए जो डीआई है ना, एवरेज, परसेंट, रेशियो और कैलकुलेशन, इन सब का मिला जुला एक स्वरूप होता है। अगर इन सब चीज़ों में आपको दिक्कत है तो डीआई आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ सही कर लेंगे समय के साथ। देखिए ये स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, टेबल हो गया, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, ये सब चीज़ें दिखती आसान है लेकिन होती नहीं है ना। इसके लिए आपको एक छोटा सा आदत रखना है अपने अंदर, है ना। प्रतिदिन, पर डे, जब भी आपको जैसा भी टाइम मिलता है, आपको इन सब चीज़ों को लगातार रिपीट करते रहना है। देखिए पूरी तरीके से ना आपको रगड़ करके प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बिना और चीज़ें संभव नहीं है, ठीक। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आप ये सब चीज़ कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डीआई कितने प्रकार की आती है। देखिए टाइप्स ऑफ डीआई की बात करेंगे तो आपको कितने प्रकार की डीआई देखने के लिए मिल सकती है। टेबल डीआई, है ना, टेबल डीआई का मतलब ऐसे टेबल बना रहेगा, इसमें इंफॉर्मेशन दी रहेंगी, है ना, ये टेबल डीआई है। पाई चार्ट डीआई, पाई चार्ट डीआई में क्या होता है ना, ऐसे सर्कल बना दिया जाएगा, इस इंफॉर्मेशन ना, देखिए सेम इंफॉर्मेशन होगा उसको सर्कल में रख दिया जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए लाइन ग्राफ डीआई, अब इसी को लाइन के माध्यम से दिखाया जाएगा। देखिए लाइन ग्राफ मतलब जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, देखिए ये ऐसे मतलब कई बार चीजें दिखाई जाती है, लाइन ग्राफ हो गया। बार ग्राफ डीआई, बार ग्राफ का मतलब ऐसे यहाँ पे बार ग्राफ बना हुआ दिखेगा, है ना, ये पैटर्न हो जाएगा। इसके बाद मिक्स्ड ग्राफ डीआई, मिक्स ग्राफ डीआई में क्या है ना, इसी में से किन्हीं दो को मिक्स कर दिया जाएगा। जैसे एक टेबल हो गया, एक पाई चार्ट रख लिया गया, मान के चलिए लाइन चार्ट किसी को भी मिक्स करेगा। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, अब अरिथमेटिक बेस्ड डीआई क्या होता है, इसमें अंक गणित से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं और उन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। राडार ग्राफ डीआई, है ना, इसमें राडार ग्राफ डीआई में भी ये देखिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का डीआई, देखिए इधर की अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, राडार ग्राफ डीआई, कैंडलस्टिक डीआई, कैसलेट डीआई और न्यू पैटर्न डीआई, है ना। जहां तक उम्मीद है कि पीटी के एग्जाम में ये सब डीआई आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, है ना। पीटी के एग्जाम में अभी तक जितना भी पेपर हुआ है उसमें टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, है ना, यहीं तक के क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। बाकी हो सकता है कि मिल जाए, तो इसलिए इसको भी मैं कवर करूंगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। थोड़ा सा मैं टेबल ग्राफ डीआई के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूँ आज, है ना। देखते हैं टेबल ग्राफ क्या होता है, किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। रुकिए फिर यहाँ पे मैं पूरा इरेज करके आपको एक बार टेबल ग्राफ डीआई के बारे में थोड़ा सा समझा दूं। देखिए टेबल ग्राफ डीआई, अगर स्पेशल हम लोग बात करेंगे सिर्फ टेबल ग्राफ की, है ना, देखिए हम लोग की कहानी यहाँ चलने वाली टेबल ग्राफ की। देखिए टेबल ग्राफ में ना आपके सामने ऐसे एक टेबल बना रहेगा, इस टेबल में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, विभिन्न प्रकार के डेटा को दिया गया होगा और उससे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी टेबल ग्राफ डीआई देखिए कैसा कैसा हो सकता है, या तो नॉर्मल रहेगा, एकदम नॉर्मल टेबल बना रहेगा, ये हो सकते हैं, या फिर ये क्या होगा, इसमें ना ये देखिए मिसिंग टेबल रहेगा। मिसिंग टेबल का मतलब बीच बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन मिस किया रहेगा और वहां पे पूछेगा तो आप क्वेश्चन वैसा सॉल्व करेंगे जैसी स्थिति रहेगी, है ना। इसके बाद कई बार आपको मिलेगा डबल टेबल, है ना, मतलब ये टेबल डबल हो सकता है, एक टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी, दूसरे टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके जैसा क्वेश्चन रहेगा उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज एकदम बेसिक है, नॉर्मल, है ना, नॉर्मल हम लोगों ने रखा है, नॉर्मल टेबल के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित तालिका 4 अलग अलग, ठीक है, दुकानदारों द्वारा बेची गई वस्तुओं की मात्रा को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो टेबल है ना, इसमें 4 अलग अलग दुकानदार है, ए बी सी डी। इन्होंने जितनी वस्तु बेची, देखिए सोमवार को ए ने 40 वस्तु बेचा है, बी ने 45 बेचा है, सी ने 25 बेचा और डी ने 20 बेचा है। मंगलवार की स्थिति है, बुधवार की, शुक्रवार की स्थिति और शनिवार की स्थिति है। अब देखिए यहाँ पर चीजें डायरेक्ट दिख रही है, तो हमें इसको डिकोड करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, टेबल से चीजें डायरेक्ट नहीं मिलती का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ एक्स के फॉर्मेट में रहेगा, वाई के फॉर्मेट में रहेगा, तो उसको डिकोड करेंगे। यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है, आप चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, टोटल सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे निकाल लीजिए, चाहे आगे निकाल लीजिएगा। देखिए अगर आप टोटल निकालने के लिए जाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर टोटल की बात करेंगे, मंडे का जो टोटल हो जाएगा 40 और 20 60, है ना, 60 और 40 100 और यहाँ पे 5 इसको देंगे तो 130। मंडे को जो टोटल प्रोडक्ट बिका 130 है ना। मंगलवार की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 50 80 और 40 120 हो जाएगा। 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140। अब देखिए 140 814 और 5 19, है ना, 159, है ना, इतना हो जाएगा। अगर यहाँ की बात करेंगे, देखिए
25, देखिए यहाँ ऐसे देख लेते, 25 और 15, 40, 40, 80 और एक 81, 81 में 28 जोड़ेंगे, है ना, तो यहाँ पे 109 ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे 40, 40, 80, 110, 110 में 45 जोड़ेंगे 155। देखिए जरूरी नहीं कि आप इसको पहले निकाल लीजिए, मैंने निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे दिखाने के लिए, बाकी जैसी स्थिति रहेगी, जैसा क्वेश्चन रहेगा आप उसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम इसको भी कैलकुलेट कर लें यहाँ पे पूरा, है ना, यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करें, देखिए ए के द्वारा मतलब ए की बात करेंगे तो इसमें कितना है, देखिए 40, 30, 70, है ना, 70 और 30 100, 125 और 5 यहाँ से 130 हो गया, है ना। अब बी की बात करेंगे, देखिए 45 और 50 95, 95 और 90 जोड़ेंगे 135, 135 में 20 जुटा तो 155, 163, है ना, ये 163 हो गया। इसके बाद देखिए 25 और 15 40 हो गया, 40 और यहाँ पे हो जाएगा ये 45, 85, 85 में फिर से जोड़ेंगे 48, तो मान के चलिए 120 और 30 133। और इसको अगर कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए 20, 40, 60, 40, 100, 101, 127, ये मैंने स्टार्ट में कैलकुलेट कर रखा है ताकि आगे कोई दिक्कत ना है, बाकी आप चाहें तो सबको एक साथ ही कर सकते हैं। और देखिए डीआई पूरा का पूरा खेल कैलकुलेशन का है, अगर इसमें कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक रहेगी तो आपके क्वेश्चन में गलती आएगी। चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए। क्वेश्चन नंबर यहाँ स्लाइड नंबर 7 पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगलवार को ए द्वारा तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। मतलब देखिए मंगलवार को ए ने कितना बेचा है और शनिवार को सी ने कितना बेचा है, इसका अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए मंगलवार को ए को देखते हैं कितना बेचा है। देखिए यहाँ पे मंगलवार को ए ने 35 वस्तु बेचा है ना, 35 हो गया। और शनिवार को सी ने कितना बेचा, देखिए शनिवार ये रहा और सी ने ये रहा, देखिए 45 वस्तु बेचा है। तो 35 और 45 का रेशियो आप निकालेंगे, काट देंगे 7:9, है ना। तो 7:9 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 7:9, ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। देखिए इसमें ना 9:7 भी दिया है। अब 9:7 आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मंगलवार और शनिवार पूछा है। अगर ये शनिवार और मंगलवार पूछता तो ये सही होता है, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड 8वां देखिए क्या बोला जा रहा है, बी, सी और डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आपको चाहिए तो आप देख लीजिएगा। देखिए सोमवार, देखिए बी ने मंडे को जितना बेचे, सी ने मंगलवार को जितना बेचा और डी ने शनिवार को जितना बेचा। तो बी सी डी। अब आते हैं यहाँ पे देखिए चार्ट पर, देखिए ये रहा, देखिए बी सी डी और मंगलवार शनिवार और मंगलवार था, शुक्रवार था और शनिवार था। देखिए बी सी डी, देखिए बी की बात करेंगे मंगलवार को 50 है ना, सी की बात करेंगे शुक्रवार को 15 है और डी की बात करेंगे शनिवार को 40 है ना। अब सबको जोड़ेंगे 50, 40, 90, 105, है ना। 105 एवरेज निकालने के लिए 3 लोग हैं तो 3 से भाग दे देंगे तो 35 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा बिल्कुल स्लाइड नंबर 8 है 35, है ना। इसमें कहीं से हमने कुछ डेटा गलत उठाया होगा, देखिए रुके, बी सी और डी द्वारा, अच्छा सोमवार है, सॉरी सोमवार शनिवार और मंगलवार है, सोमवार शनिवार और मंगलवार। देखिए सोमवार शनिवार और मंगलवार इंफॉर्मेशन, देखिए अगर आप इंफॉर्मेशन को लैक करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत बनेगा। यहाँ पे क्या दिया कि बी द्वारा मंडे को देखना है, सी द्वारा मंगलवार को देखना है और डी द्वारा शनिवार को, है ना। बी द्वारा सोमवार को, रुकिए इंफॉर्मेशन थोड़ा सा यहाँ पे गलत उठा लिया गया था। बी द्वारा, ठीक है, सोमवार को उठाना है, बी द्वारा सोमवार को 45 है प्लस सी द्वारा मंगलवार को 48 है और डी द्वारा शनिवार को 40 है ना। अब इन सबको ऐड करेंगे। देखिए अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखिए 40 40 सबके पास है, 40 इसके पास भी, 40 इसके पास भी, 40 इसके पास भी, 40 इधर आ गया, 8 5 13/3, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 44.33, ये ऑप्शन आएगा। ठीक, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए 44.33 ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये देखिए अगर आपने डेटा को मिस किया, आपसे पढ़ने में गलती हुई, आपने किसी इन्फॉर्मेशन को गलत उठा लिया, गलत रख लिया, तो क्वेश्चन गलत बन जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना % है। देखिए मंडे को उठाना है डी को, है ना, मंडे को डी को लेना है और बटे सैटरडे को लेना है सी को। अब % निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो मंडे को देख लेते हैं डी के पास कितनी, मतलब डी ने कितनी वस्तु बेच रखी है ना। मंडे को डी चाहिए और सैटरडे सी, मतलब सी, है ना। तो मंडे को डी का डेटा देखेंगे। देखिए मंडे को डी ने बेचा है 20
है ना। इसी पेज पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मंडे को डी ने बेचा है 20 और सैटरडे को सी, देखिए सैटरडे को सी की बात करेंगे तो सैटरडे को सी ने बेचा है 45, है ना। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 5 से काटेंगे, देखिए 20 पंचे 100 और फिर 5 से काटेंगे यहाँ पे 9, है ना। अब देखिए 20 20 में यहाँ पे 400 हो जाएगा, 400/9। 400/9 का मतलब 4/9, 4/9 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आएगा 44.44%, है ना। ये परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं स्लाइड पे, है ना। देखिए 44.44%, है ना। तो देखिए अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी, जैसे देखिए 1/9 जो होता है इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11.11%, या फिर इसको लिखा जाता है 1.9%, है ना। तो देखिए अगर आपको ये याद रहेगा तो यहाँ पे 4 होगा तो 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आसानी से मिल गया। याद रहेगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगला स्लाइड यहाँ पे पूछा है सोमवार को ए और सी द्वारा बेची गई वस्तु, है ना। मंडे को किसको रखना है? मंडे को लेना है ए और सी को, है ना। मंडे को ए और सी को लेना है तथा शनिवार को सैटरडे को लेना है बी और डी, है ना। के मध्य वस्तुओं का अंतर कितना? तो कि मंडे को ए और सी को उठाना है और सैटरडे को बी और डी को उठाना है। तो पहले मंडे को उठा लेते हैं, ए और सी को, है ना। देखिए मंडे की बात करेंगे, ए ने 40 बेचा है, सी ने 25 बेचा है ना। तो ये आपका आ जाएगा 65, है ना। यहाँ पे मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ, है ना। रुकिए, मंडे को ए और सी ने मिलाकर के बेचा 65, है ना। इसका डिफरेंस लेना है सैटरडे को बी और डी के साथ। देखिए सैटरडे ये रहा, है ना। बी की बात करेंगे 40 और डी की बात करेंगे 40, 40 और 40 80। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 15 हो जाएगा, है ना। तो जो इसका सही आंसर आएगा बिल्कुल ये आएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते कौन सा, ये 10वां स्लाइड था ना। अब 15 आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हो गया। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 11। सोमवार को बेची गई वस्तुओं के औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है? देखिए अब यहाँ पे मंडे का एवरेज चाहिए, है ना, और सैटरडे का एवरेज चाहिए, है ना, और सैटरडे का एवरेज चाहिए, और इसके बाद इन दोनों एवरेज का डिफरेंस निकालना है ना। इसका डिफरेंस क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए अब इस क्वेश्चन के लिए ना आपको पूरा ऐड करना पड़ता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे पहले से ही ऐड कर रखा है ना। तो अब आसानी से हम यहाँ से देख लेंगे। देखिए मंडे को टोटल 130 वस्तु बिका है ना, और सैटरडे को टोटल 100, सैटरडे का ही डेटा था ना, रुके एक बार देखते हैं। मंडे और फ्राइडे था, ठीक है। मंडे को 120 वस्तु बिका और सैटरडे को देखते, देखिए मंडे को 130 बिका है और सैटरडे को 133 बिका है ना। 100, अच्छा सॉरी ये तो इनका हो गया ना, ये ABC का इधर है, ठीक है। मंडे को 130 बिका है, ठीक है, और फ्राइडे की बात करेंगे तो 109 बिका है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 21 का है ना। 21 का है। अब एवरेज की बात है तो 4 लोग हैं तो 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे तो 5.25 आंसर आएगा, 5.25 ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो टोटल वस्तु था ये 130 था, यहाँ पे 109 था। आपने इसका डिफरेंस निकाला 21 से, है ना, 21 से। अब देखिए यहाँ पे 4 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एवरेज चाहिए, 4 लोग हैं तो 4 से भाग कर देंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पे आपको टेबल थोड़ा सा बड़ा दिया है, ठीक है, मतलब जो टेबल पहले था उसी का विस्तृत स्वरूप है। देखिए इसको कैसे टैकल करेंगे, इसको हल करने का क्या तरीका है। यहाँ पे दिया निम्नलिखित तालिका अलग अलग वर्षों में अलग अलग अनाजों के उत्पादन को प्रदर्शित करता है। देखिए 2010, 11, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ऐसे पूरा दिया इन्फॉर्मेशन, और अनाज दिया है गेहूं, राइस, बाजरा, है ना। ये उत्पादन टन में है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये भी डेटा आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो डिकोड करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा होता जो डिकोड करने लायक होता तो हम लोग उसको डिकोड करते। चलिए तो देखिए यहाँ पे पहला, देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है अंतिम 4 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या रहा, मतलब जो लास्ट का 4 ईयर है उसमें गेहूं का उत्पादन पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, आते हैं अपने स्लाइड पर, है ना। यहाँ पे आपके सामने ये दिया है। अब देखिए लास्ट के 4 ईयर की बात कर रहे हैं। देखिए अंतिम 4 वर्ष मतलब अंतिम वर्ष ये, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये लास्ट के 4 वर्ष है। यहाँ पे पूछ रहा है गेहूं का औसत उत्पादन। देखिए इन सबको ना, ये जो चारों डेटा इन सबको जोड़ेंगे, ठीक, 70, 56, 68, 96, 69, 12 और इसके बाद 76, 17, इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितना आंसर आएगा उसमें 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि इसमें एवरेज पूछा है। तो जोड़ लेते हैं, 6, 6, 12, ठीक है, 12 और 2 14, 14, 7, 21, 2 हासिल है, ठीक, 5, 2, 7, 9, 16, 17, 18, फिर से 1 हासिल है, ठीक, 9, 9, 18, 6, 24, 2 हासिल है, फिर 7, 7, 14 और 14, 28, इतना आ गया। देखिए ये 4 वर्ष हो गए। अब इसका एवरेज चाहिए तो एवरेज के लिए 4 से भाग करेंगे, 4, 7, 28, 4, 1 का 4,
4 दूना 8, नहीं जाएगा, एक बचा है तो 10 0, फिर दशमलव लगा 25 है ना, 71 20.25 है ना। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा 71 20.25 नहीं है कोई, है ना। इसमें 75 71, ठीक है। ऑप्शन रुके एक बार देख लेते हैं, या तो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगा या तो फिर ऑप्शन मतलब यहाँ पे गलत टाइप हो गया। तो चलिए एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट के 4 वर्ष दिए, 70 56 सही है, 68 96 सही है, 69 12 सही है, 76 17 सही है, ठीक। 6 6 12 13 14 7 21 2 हासिल है, 5 2 7 9 16 17 18 1 हासिल है, 8 1 9 9 18 6 24 2 हासिल है, 12 13 14 28 सही है, 7 चौका 28 4 1 4 4 दूना 8 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन सही है, ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसको 20 कर लीजिएगा, ठीक, या फिर मान लीजिए ये भी गलत है, इसमें एक सही ऑप्शन होगा 7120.25, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसमें टाइपिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, टाइपिंग की गलती है ना, मिस टाइप हो गया। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पे क्या क्वेश्चन दिया, जौ का न्यूनतम उत्पादन तथा मक्का के अधिकतम उत्पादन का अनुपात क्या होगा। मतलब जौ जो है ना, इसके न्यूनतम की बात कर रहा है और जो मक्का है उसके अधिकतम की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं सबको, जौ का न्यूनतम चाहिए और मक्के का अधिकतम चाहिए। तो जौ का न्यूनतम, देखिए जौ कहाँ है, जौ ये रहा, है ना। अब इसमें सबसे कम आपको देखना है, तो देखिए जौ का न्यूनतम कितना है, 300 312 300 210 200 216 160। देखिए जौ का न्यूनतम है 160 और मक्के का अधिकतम चाहिए। देखिए मक्का कहाँ है, मक्का ये रहा अधिकतम, देखिए 80 60 55 40 90 110, ये अधिकतम ये हो गया, है ना 110। इसका अनुपात चाहिए, 0 से 0 कट गया, 16:11। तो 16:11 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए 16:11 होगा, 11:16 नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए आज की ये क्लास रही जिसमें हम लोगों ने टेबल DI को डन किया।